नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि आइडियाज़ आर इजी, इट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडियाज़ विच सेपरेट्स शीप फ्रॉम द गोट। आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी और भेड़ पालन से किस प्रकार आय का साधन बनाया जा सकता है, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री कश्मीर सिंह जी। कश्मीर सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार जोशी जी। कश्मीर सिंह जी स्वयं भी एक विकसित और जिसे हम कह सकते हैं सक्सेसिव फार्मर है। ये भेड़ और बकरी पालन से किस प्रकार अपने घर का निर्वहन कर रहे हैं और किस प्रकार भेड़ बकरी पालन से आय का साधन बनाया जा सकता है, इस पर ये बतौर विशेषज्ञ आज हमारे कार्यक्रम में जानकारी देंगे। और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी दर्शक और जो खासकर इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े भी हैं, वह इनके जानकारी से कितना लाभ उठा सकते हैं, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। कश्मीर सिंह जी, सर्वप्रथम तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के जो माँ बाप होते हैं जी, उनकी यही अपेक्षा रहती है जी, कि जी। मेरा बच्चा सरकारी रोजगार में जाए, और यदि सरकारी रोजगार नहीं आता मिलता है जी, तो वह स्वरोजगार में भी आपको पता है जी, जी, कि विभिन्न तरह के रोजगार जी, आते जी, हैं। जी, जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भेड़ पालन को ही क्यों अपनाया? जी, और क्योंकि आपकी वेशभूषा से भी ये लगता है जी, जी, कि आप गद्दी समुदाय से जी, संबंध रखते हैं, जी। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस व्यवसाय को क्यों अपनाया? जी, तो जोशी जी, ये जो हमारा घुमंतू भेड़ पालन है, हम हर साल में मतलब ऊपर नीचे जाते रहते हैं। सर्दी में हम नीचे रहते हैं, तो गर्मी में आजकल हम पहाड़ों में चढ़े जाते हैं, जहाँ आजकल बर्फीला मौसम होता है, बारिश नहीं पड़ती है। थोड़ी थोड़ी अगर बारिश पड़े तो वहाँ बर्फ़ होना शुरू हो जाती है। तो उससे जो है वो हमारे भेड़ बकरियों को जो है वो अच्छा रहता है, अच्छी रहती हैं वहाँ पर। उनको इतने रोग नहीं लगते हैं क्योंकि वो सीखी होती हैं, वो बचपन से वहाँ उनका गुजारा होता है। कश्मीर सिंह जी, मेरा प्रश्न आपसे जो था कि आपने इस व्यवसाय को ही क्यों अपनाया? क्या ये आपका पुश्तैनी व्यवसाय ये है? हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है। हमारे दादा परबाबा के टाइम से हमने भी आगे यही किया है। हम अपनी जो आगे हमारे बच्चे हैं उनको हम इसलिए शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि इस व्यवसाय से जो है जुड़ेंगे तो उनको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। जी अगर जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपका पुश्तैनी व्यवसाय है। आपके जो है पूर्वजों से लेकर के इस व्यवसाय को करते आए हैं। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी, क्योंकि हमारा जो आज का विषय है जी, वह बकरी जी और भेड़ का दोनों के पालन से जी, आय के साधन को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा, क्यों? जी, जी, जी। देखिए, हमारे कार्यक्रम में जो भी विषय जी। चर्चा के लिए सम्मिलित किया जाता है, उसमें हमारी अपेक्षा रहती है कि उस चर्चा के माध्यम से जो जानकारी आपके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जी, जी, उससे देखने वाला दर्शक जी। वो हमारा एक किसान भी हो सकता है, जी, बागवान जी, भी जी, हो जी, सकता है, इससे जुड़ा हुआ पहले से जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष भी हो जी, सकता जी, है, जी, या जो एक बेरोजगार है और स्वरोजगार को अपनाना चाहता है, वो भी इससे जागरूकता ले। जी, जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हम बकरी पालन की बात करते हैं, जी, तो बकरी पालन व्यवसाय में जी, किस प्रकार जुड़ा जा सकता है और इससे क्यों जुड़ा जा सकता है? ऐसी क्या बकरी के अंदर विशेषताएं होती है जी, जिसको जो है स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है? इस पर आप बताइए। जी। देखो जी, इसमें इतनी विशेषताएं होती हैं। आप बकरी पालन करेंगे तो उससे हमें दूध प्राप्त होगा। दूध से हमारे कई बीमारियां कट सकती हैं। इनका दूध जो है बहुत लाभदायक है। कितना लाभदायक है कि इनका दूध 2000 रुपये किलो के हिसाब से भी बिक चुका है। जी।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो आगे की जनरेशन है इस व्यवसाय को आगे और उठाए, क्योंकि इससे इनका मांस जो है उसकी भी पैदाइश होती है। एक बकरी को पालने से उसके 2-2 बच्चे हो जाते हैं, तो डबल पैदाइश होती है, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। अगर हम माने तो इससे हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि जितना हम बैंकों से नहीं उठा सकते हैं उससे ज़्यादा जी, मैं आपसे ये इसे हमें और गवर्नमेंट और हमें इतना लाभ देती है इसका कि आप लोन लो, लोन से भी आप इनको कम दर से भरने से आप बकरी खरीद सकते हैं, 4% लोन देने कश्मीर से। सिंह जी, जी इस विषय पर तो हम, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम का समय बढ़ता जाएगा, जी जी चर्चा जो आगे बढ़ती जाएगी, हम इस पर बात करेंगे। जी आपने कहा कि जो सबसे पहले जो बकरी का दूध है जी जी वह आपने कहा 2000 रुपये किलो। वह दूध इतना महंगा क्यों जाता है? ऐसी क्या विशेषता है इसमें उसके दूध के अंदर, ऐसी क्या गुणवत्ता है, उस पर आप जानकारी दीजिए। उस दूध में इतनी गुणवत्ता है सर, क्योंकि वो हर जगह का घास खाती है, हर जगह की बूटी खाती है, नए नए तरीके के जहर तक भी वो पचा देती है। उस दूध में इतनी क्षमता है कि आप उसके दूध का 1 चम्मच पी लेंगे तो मान लो कि दूसरे दूध का आपने 1 गिलास पी लिया। उस 1 चम्मच पीने से और 1 किलो दूध पीने से 1 बराबरी होती है। जी, लेकिन कश्मीर सिंह जी, जो एक किंवदंती भी है, लोगों के बीच में एक भ्रम भी है कि बकरी का दूध पीना आसान नहीं है। वो क्यों? वो लोग सोचते हैं कि इसके दूध से पता नहीं क्या होगा। जंगलों में घूमती हैं, क्या क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती हैं, कैसे रहती हैं, और इनके दूध से जो है लोग सोचते हैं कि ये बहुत कठिन होगा पीने में। इसके जब ऐसी सोच में होती है, जब पिएंगे उसको अंदर ले जाएंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें खुद कुदरती चीनी डाली हुई है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उसके अंदर औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा औषधि है। और कश्मीर सिंह जी, हमने सुना है कि जब बीमारियों इत्यादि में हाँ जी बकरी के दूध को सर्वोत्तम माना गया है, सर्वोच्च माना गया, सर्वोच्च माना गया सर जी। लेकिन जैसा कि आपने अपने स्वयं मुख से कहा कि आप घुमंतू होते हैं। हाँ जी क्योंकि एक जगह पर ये व्यवसाय करना आसान नहीं है सर। तो ऐसे में दूध की उपलब्धता कैसे एक व्यक्ति विशेष तक होती, क्योंकि आप तो जंगलों में रहते हैं, तो कैसे आप उसको जो है, यदि आप इस दूध को प्राप्त करना चाहे, हाँ जी, यदि मान लीजिए कोई बीमारी की दृष्टिकोण से हम देखें, औषधीय रूप में ही इसको ग्रहण करना चाहता है, तो उसके लिए कैसे इसकी आप लोग जो उपलब्ध? उसके लिए होता है जी सर, आजकल जैसे हम किसी को लेना हो तो वो तो खुद हमारे पास नहीं आ सकता है जी। और इसमें हमारा ये होता है कि किसी के पास हमारा फ़ोन नंबर है या परिचय है तो उसको हम उसके जरिए उसको रोड के ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि यदि हम बकरी की बात कर रहे हैं और उससे आय के साधन की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण इससे प्राप्त होने वाला पदार्थ है वो इसका दूध है। उसका सबसे, हाँ जी, दूध के अतिरिक्त और कौन सी? दूध के अतिरिक्त इनका मांस जो है जी, वो भी बहुत ही अच्छा है जी। जैसे हम दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं तो खाने वाले जो है लोग वो बोलते हैं कि जितना स्वाद बकरे के मांस में होता है उतना किसी भी मांस में नहीं है जी। तो उस मांस की क्या मतलब कीमत रहती है? उस मांस की कीमत जी आजकल रहती है, इस वक्त तो उसकी 650 के हिसाब से जा रही है लाहौल स्पीति में जी। जब हम नीचे आ जाते हैं तो 500 के हिसाब से जाती है। मगर उसमें ये है कि उस मांस को और भी ज़्यादा महंगा बेचना हो तो आजकल लाहौल में उसका मांस बनाओ, उसको सुखा के उसका ऐन ढंग से रखो उसको। जब वो सूखा मीट है उसका आजकल उस सूखे मांस का है इसकी 2000 रुपये कीमत है जी, 1 केजी की। तो आपके कहने तो का 10 केजी होगा तो उसका 5 केजी सूखा खड़ निकल जाता है जी। तो आपके कहने का मतलब है कि जो बकरी से 2 महत्वपूर्ण पदार्थ, जी, एक आपने दूध की बात कही जी, और एक मीट की बात कही, और दोनों की कीमत मैं समझता हूँ जी, बराबर ही आपने बताई लगभग। तो कहने का मतलब है कि जो एक व्यक्ति विशेष या जो किसान, बागवान या जो भी इसका व्यवसाय करना चाहता है उसकी आर्थिकी में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है जी। बकरी से जो आगे आपने कहा बच्चे प्राप्त होते हैं जी, तो उनको किस प्रकार से आप देखते हैं, किस प्रकार से आगे उन्हें
बेचा जा सकता है या किस जी। प्रकार से जो है ये आय का साधन बन जी, सकते हैं, जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो है ना, जो बच्चे पैदा करती है बकरी, उस टाइम हम उसका दूध निकालना कम कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए बकरी का दूध जो है वो हमारे पास हमारी जो घुमंतू भेड़ पालकों की बकरियां हैं उनका दूध कम होता है, दूसरी बकरियों के बराबर नहीं होता है। उनके दूध में क्षमता तो ज़्यादा होती है मगर दूध बहुत कम होता है। तो बच्चों के गुजारा होगा तो हम उन बच्चों को पीने देंगे। जब बच्चे उसका दूध पीते हैं तो उस दूध में क्षमता ज़्यादा है, तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। यानी कि 6 महीने में वो बच्चा कम से कम भी 20 किलो के करीब हो जाता है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि उनके बच्चों को बेच करके भी आगे जो है हाँ जी, आय के साधन को बढ़ाया जा सकता है। जी, दर्शकों, तभी कहा जाता है कि द लव टू ऑल लिविंग क्रिएचर इज द मोस्ट नोबल एट्रीब्यूट ऑफ द मैन। हम रोजगार कोई भी अपना लें, लेकिन यदि हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण उस ओर होगा तो आय का साधन आवश्यक बनेगा ही बनेगा जी। लेकिन आपका व्यवसाय जितना आप कह रहे हैं उतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है सर, क्योंकि देखिए, आप पुश्तैनी तो करते आ रहे जी हैं, जी जी, अगली जनरेशन शायद उस पर इतना ध्यान न दे। ना दे रही है, नहीं दे रही है। जी। मगर इसमें ये एक बात है कि ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। हम तो मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, कष्ट ही तो करना पड़ेगी कहीं ना। जी, जब हम घर में बर्तन ही साफ करेंगे तब भी तो कष्ट ही करने पड़ेगी, बिल्कुल, हर कार्य में कष्ट। हर कार्य में कष्ट ही करने पड़ेगी। कश्मीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो आपने बात करी हम बकरियों को लेकर हाँ के। जी, हाँ जी, देखिए, कार्य कोई भी आसान नहीं होता है जी। आप बकरी पालन कर रहे हैं, कर रहे तो उसका रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है। जी, हमने पदार्थों की बात तो कर ली कि ये पदार्थ हमें प्राप्त होते जी हैं। जी एक जो हम बकरी पालते हैं जी उसका किस प्रकार से जी। आहार होना चाहिए जी जी ताकि वो जो है शारीरिक स्वस्थ भी हो, क्योंकि देखिए जब शरीर स्वस्थ होगा तभी ये पदार्थ प्राप्त। जी जी। तो आहार को आप किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार के आहार की उपलब्धता उनको करवाते हैं? हम जी उसको आहार खाली एक घास की उपेक्षा से ही उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो है घास से ही होता है। हम उनको अनाज दाना पक्का नहीं खिलाते हैं, खाली एक नमक, और नमक के साथ खिलाते हैं हम थोड़ा कुछ उसमें मिला दिया, सरसों वगैरह का वो मिला दिया या तारा मीरा मिला दिया, ऐसा ऐसा मेथे मिला दी, बस वो नमक से मिला करके वही खिलाते हैं, वो भी हफ्ते में एक बार। आपने नमक की बात की, हाँ जी। नमक क्यों दिया जाता है? इनको नमक इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका चारा में जो है वो क्षमता बढ़ जाती है, अच्छा चारा खाने, घास खाने लगती है। तो आपके कहने का मतलब है कि जब पौष्टिक आहार को ग्रहण करेगी जी। तो पदार्थ भी उसका पौष्टिक ही। जी जी। तो जी, ये तो आपने कही कि आप घुमंतु, जब आप अपने एक क्षेत्र में रहते हैं, बाड़ों में भी इसका पालन, जी, तो बाड़ों में किया गया पालन और खुले में किया, उसमें क्या आप अंतर देखते हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी अब मान लीजिए इसको प्रारंभिक स्तर पे इसको व्यवसाय को अपनाना चाहेगा, अपने आय के साधन का माध्यम बनाना चाहेगा, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो घुमंतु बन सके। तो बाड़े में और उसमें आप किस तरह से अंतर देखते हैं? देखो जी, बाड़े में तो ये ऐसी बात है ना, बाड़े में तो चारे से गुजारा नहीं चलेगा जी। उसमें तो उनको फिर खुराक वगैरह देनी पड़ेगी, कोई ना कोई कुछ भी दो, चाहे फीड दो, चोकर दो या दाना खिलाओ, तो बाड़े में तो चलेगा वैसे, सब खाली चरान से नहीं होगा जी। क्योंकि उन्होंने तो बांध के रखना है बाड़े में, वहाँ तो चारे की ज़रूरत पड़ेगी, लाना पड़ेगा, फीड लानी पड़ेगी, उनको चोकर लाना पड़ेगा, दाना लाना पड़ेगा। और जब घुमंतु में आता है तो वो अपनी मर्जी से खाता है जी। यहाँ से आगे जाएगा वहाँ और खाएगा, यहाँ से आगे जाएगा और खाएगा। तो इसलिए बाड़े वाला जो है वो हम तो नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि हम उनका चारा नहीं पूरा कर सकेंगे। तो हम जंगलों में जो है उनको घास से ही उनका पालन पोषण करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ कम घास है तो हम आगे ले जाते हैं, यहाँ कम घास है तो और आगे ले जाते हैं। तो उनका रात तक, सुबह से लेकर के शाम तक उनका पेट भर जाता है, इससे वो हमारी उनसे क्षमता बढ़ जाती है बकरियों की। जी। तो हम देख लेते हैं कि हम बस हमारे माल का जो है वो गुजरान हो चुका है, तब वो खुद अपने स्थान पर आके बैठ जाती है। कश्मीर सिंह जी, आपने कहा कि आप घुमंतु हैं जी। चारा एक जगह ना, जगह जगह का वो चारा खाती है। जी। देखिए, जब वो इस तरह का विभिन्न चारा खाएगी तो कहीं ना कहीं वो रोग से भी ग्रसित होती हैं सर। और रोग भी विभिन्न प्रकार के होते, कोई चारे को ग्रहण करने से होते, उसको आहार
के माध्यम से जी, लेने जी, से जी, होते हैं। जंगलों में आपको पता है, और आजकल बरसात का मौसम है, जी, जी। विभिन्न प्रकार के जो है कीट होते हैं, जी, कीड़े जी, जी, होते जी, हैं, जी। विषैले जो है जिसे कहते हैं सांप इत्यादि हाँ भी जी, होते जी, हैं, जी। बिच्छू इत्यादि भी हाँ जी, होते हाँ जी, हैं। हाँ जी। यदि मान लीजिए जी। इस तरह का कोई उनको रोग लगता है, जी। तो उसको आप कैसे, किस तरीके से देखते, किस प्रकार से उसका निदान करते, किस प्रकार का उपचार, क्योंकि आप तो घुमंतु जी, होते हैं जी, 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 और जी। आपके पास इतनी आसानी से जो है, जी। इतना तो नहीं है कि पशु चिकित्सक से आप संपर्क करेंगे वो त्वरित आपके पास पहुंच जाएंगे। नहीं सर। तो ऐसे में आप किस तरीके से उनका रख रखाव करते हैं? तो सर इसका हम ऐसे रख रखाव करते हैं क्योंकि हमारा उन पशु चिकित्सकों से पहले ही हमारा उनसे संबंध होता है, रखा होता है। वो हमारे लिए सरकार बहुत ही सुविधा दे रही है, इसके लिए हमें कीटनाशक दवाइयाँ भी दे रही हैं, इंजेक्शन दे रही हैं, हर चीज़ का हमें जो है वो फ़ायदा दे रही है सरकार। इसलिए हम खुद जहाँ पहाड़ों में जाते कश्मीर सिंह हैं। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार आपको फ़ायदा दे रही है, विभाग आपकी जी, मदद कर रहा है, कर रहा है। लेकिन जी, मेरा आपसे प्रश्न है, मूल जी, प्रश्न, जी, जी, कि जब वो इस तरह के आहरण से चारे के को आहार के रूप में लेने से यदि जी, मान जी, लीजिए उसको किसी प्रकार का रोग दूषित हो हो जाता जाए, है, जी। या कीट पतंग इत्यादि जी, के जी, जी। कटने से उसको कोई रोग होता है, जी। तो आप लोग कैसे उस लक्षण को पहचान लेते हैं कि ये फला रोग हुआ है और इसका निदान, उसका उपचार उस तरीके से होता है? थोड़ा सा इस जी। पर भी दृष्टिकोण, क्योंकि देखिए जब कोई इसको अपनाएगा, जी, 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 देखिए जी। आय का साधन तो बाद की बात है, जी। सबसे पहले तो उसका रख रखाव बड़ा जी, जी, महत्वपूर्ण जी, है। जी, जी। तो उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर ये कहना है जी, उस बीमारी को हम उस लिए पहचान लेते हैं क्योंकि हम बकरी से पता लगा लेते हैं कि उसको कीट ने काटा है, या उसको घास के वजह से बीमारी हुई है, या उसको कोई बुखार आ गया है, या ऐसा हो गया है। वो हमें पहले ही बताया होता है डॉक्टरों ने कि इस चीज़ के लिए आप ऐसा करो, कि वो खुद पशु बता देगा कि ये क्या कौन सी बीमारी आई है इसमें, और इसका इलाज के लिए आपने कौन सा इंजेक्शन लेना है, कौन सी दवाई देनी है, वो हमें सिखाया होता है, हमने सीखा होता है डॉक्टरों से। और ख़ुद हम भी इनके साथ चले हुए होते हैं, हमें इस चीज़ से नॉलेज बन गया होता है। कहने का मतलब कि वो एक चिन्हित लक्षण हो जाते हैं जी। जो आपको मालूम पड़ जाता है, जिसे एक थंब रूल भी कहते हैं हाँ जी। अंग्रेजी भाषा में। उससे जो है आप उस लक्षण को पहचान के उसका उपचार करते हैं। कश्मीर हम। सिंह जी, अब हम बात करते हैं भेड़ों को लेकर जी, के। जी, तो हमने जी। भेड़ों का पालन क्यों किया जाए, क्या इसकी ऐसी विशेषता है? भेड़ों की सबसे पहले तो भेड़ों की ऊन जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा क्षमता है, क्योंकि ये जो भेड़ों की ऊन है इससे हमें बहुत सारे लाभ हैं। पहनने के लिए कपड़े, सोने के लिए कंबल, और भी दुनिया में जो भेड़ों के ऊन से बनने वाले कई ऐसी सौलें हैं, कई वो हैं, वो भेड़ों की ऊन से ही बन रहा है कपड़ा जी। तो इनसे बहुत लाभ है, भेड़ों की ऊन से सबसे ज़्यादा लाभ है हमें। आपने कहा भेड़ों से बहुत ज़्यादा लाभ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए नस्ल बकरी में भी होती होगी, जी। भेड़ों में भी होती होगी, ऐसी कौन सी नस्लें पाली जाए? क्योंकि देखिए आज का हमारा विषय आय के दृष्टिकोण से है। जी। तो कौन कौन सी नस्लों का हमें जो है? तो भेड़ों में आई हुई है आजकल नई नस्ल जी, वो वो होती है लंबी पूंछ वाली। वैसे डॉक्टर तो बता रहे हैं उसको ऑस्ट्रेलियन नस्ल, मगर हम बोलते हैं उसको लंबी पूंछ वाली हम अपनी भाषा में। जी। तो वो जो नस्ल है उसमें ऊन जो है वो ज़्यादा निकल रही है भेड़ में। उसमें आपको कितनी ऊन प्राप्त हो जाती है? एक भेड़ में 1 किलो से ज़्यादा प्राप्त हो रही है। और 1 किलो का क्या मूल्य रहता है बाजार में? बाज़ार में रहता है जी 80, 85, 90 रुपये के हिसाब से। जी। तो तो हम भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त कर सकते हैं? वो हमसे ले जाते हैं 80-90 रुपये के हिसाब से, तो बाजार में जाएगी वो तो दुगना बिकेगा। जी। तो एक भेड़ से यदि हम एक भेड़ को पालते हैं, जी, तो आय के साधन से 3 बार उसको काटेंगे जी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से 1 साल में 3 बार उसको ऊन को निकालेंगे उसकी। जी। कितनी ऊन प्राप्त हो जाती है एक समय में? एक साल में 3 दूनी 6 किलो प्राप्त हो जाएगी एक भेड़ में, एक साल में जी। तो 6 किलो का उसकी लगा लो आप, तो बाकी दूसरा उसका मांस भी काम में आता है। जैसे बकरी का आता है तो भेड़ का भी मांस काम में आता है। उसको भी लोग खाते हैं, अच्छे ढंग से खाते हैं, अच्छा होता है वो भी। तो उसका मांस का यदि हम बात करें तो वो आय के दृष्टिकोण से मार्केट में कितनी वैल्यू पर जाता है? वो आय की दृष्टि से ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसमें उसकी जो है ना चर्बी की क्षमता ज़्यादा होती है भेड़ के मांस में।
तो उसमें मान लीजिए एक भेड़, जी यदि वो मांस के लिए जी 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 लिए उसका आहरण करना जी है, जी। तो उस कितना हमें जो है एक समय में उससे मांस प्राप्त हो जाता है? एक साल में हमने उसकी सही ढंग से एक ही उसको चारा खिलाया तो एक साल में कम से कम 10 किलो बढ़ जाती है। जी। अब हम आपसे बात करते हैं, आपने कहा कि आप घुमंतू होते हैं। जी क्या घूमने के लिए, क्योंकि देखिए एक स्थान से दूसरे जी जी जी। स्थान के लिए पलायन करने के लिए क्या आपको संबंधित विभाग से किसी प्रकार का कोई परमिट, जी जी कोई जी लाइसेंस, जी जी कोई जी रजिस्ट्रेशन जी उनसे करवानी पड़ती है? जी 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 जी। हमारा लाइसेंस होता है, परमिट कौन बोलते से हैं उसको, विभाग से होता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। जी जी, हमें उसका परमिट दिया जाता है। जी ये परमिट जो है, इस परमिट के बगैर हम सड़क रोड पे भी नहीं चल सकते हैं, ना जंगलों में जा सकते हैं, जी। क्योंकि सरकार से ये परमिट हमें मिला होता है। तो ये परमिट कितनी भेड़ों, कितनी बकरियों के लिए, क्या उसमें कोई संख्या निर्धारित की गई है? संख्या निर्धारित जो शुरू में की गई है वो, ना उसकी बढ़ोतरी हो सकती है, ना कम हो सकती है। तो कितनी भेड़ बकरियां पाल सकता है यदि एक पशुपालक? जो उसके परमिट में लिखा हुआ, उसकी बनी हुई है, उस परमिट में पहचान शुरू से बनी हुई है। जैसे मेरा 500 का परमिट बना हुआ है, जी। तो मैं 500 से 600 नहीं पाल सकता हूँ, 500 से कम पाल सकता हूँ, 500 से ऊपर नहीं पाल सकता हूँ, क्योंकि वो क्यों एक इन्होंने निर्धारित मापदंड में, मान पता नहीं, लीजिए वो यदि तो आप, हमें भी नहीं है सर मालूम क्योंकि ये इस तो बात आप- का, ये तो अपने क्योंकि एक जगह में रखा है उन्होंने। जी। जब हम बढ़ाना चाहें, कई बार हमारे पास बढ़ जाती हैं बढ़ भेड़ जाती बकरियाँ, तो हम बढ़ाना चाहें तो वो बोलते हैं आप परमिट नहीं बढ़ेगा आपका। आप कम करना चाहते हैं, बोला तो हो सकता है कम, बढ़ा नहीं सकते हैं। वो इस बात का गवर्नमेंट नहीं देती है हमारे को, पता नहीं क्या बात है। जी। और तो ना ही आपसे क्या इस एवज में थोड़ा कोई शुल्क भी लिया? थोड़ा आपसे हमारा अनुरोध है कि जी। इस बात को थोड़ा आगे करें, क्योंकि बढ़ोतरी के लिए क्यों हमारी मना है और कम करने के लिए क्यों ज़्यादा है। इस परमिट में जी। बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती नहीं, हैं। ये तो आपका बिल्कुल बहुत वाजिब प्रश्न है कि जी। बढ़ क्यों नहीं सकती हाँ है? जी हाँ जी, यदि बढ़ेगी तो उसके लिए आप उसकी रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि ले सकते हैं। उसी हिसाब से देंगे सर। तो यदि हम उसके शुल्क की बात करें, जी। तो क्या कोई शुल्क भी उसकी एवज में लिया जाता है आपसे? जी रजिस्ट्रेशन फ़ी का, ये जो परमिट इशू किया जाता जी है, जी जी। तो उसके बारे में भी बताइए। ये जो रजिस्ट्रेशन से हमारा परमिट इशू किया जाता है ना, ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही, इन्होंने देना है हमारे को, फॉरेस्ट इनसे ही हमारा बनता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही देती है इसका काट के भी। और इसके बगैर हमें चलना भी तो मुश्किल है, जंगलों में जाना मुश्किल है। हम ऊपर नीचे जाते हैं तो दोनों जगहों का हमारे पास परमिट इशू किया होता है। कश्मीर सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अंत में कहा जाता है कि जीवस्य जीवो मित्रम न किंचित शत्रु। तो अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।